नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स कराया जा रहा है और आप सभी लोग करंट अफेयर्स से देख भी रहे हैं और सेशन को लगातार आप लोग शेयर भी करते चलिए ताकि हम लोग सारी की सारी चीज़ व्यवस्थित तरीके से करते चलें। ठीक है, तो आपके सामने पहला प्रश्न है और हम लोग लगातार इसको अच्छे से करते चले जाएंगे। देखो, हाल ही में कौन सी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट, याद रखना, कंट्री इन एशिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। तो हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया? तो कौन सा घोषित किया गया है? सिंगापुर। ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है, ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। चलिए देखें यहाँ पे, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। कौन देश रहा? सिंगापुर शीर्ष पर रहा, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर, ये बात आपको ध्यान रखना। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और सिंगापुर के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे हुआ है? याद रखिएगा, ये हुआ है जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। कहाँ पे? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, याद रखना, सिंगापुर शीर्ष पर रहा, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, याद रखना, सिंगापुर शीर्ष पर रहा, ये बात आपको ध्यान रखना। जबकि भारत कौन से, याद रखना, 77वें स्थान पर रहा। भारत किस नंबर पे रहा? 77वें स्थान पर रहा, ये भी बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो सिम्बैक्स का आयोजन, याद रखना, भारत और सिंगापुर के बीच किया गया। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा? सिम्बैक्स का आयोजन किया गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये तो पॉइंट आपको याद ही रखना। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांगरी ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। तो सांगरी ला संवाद कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। और सीडीएस कौन गए थे? अनिल चौहान। कौन गए थे? अनिल चौहान, ये भी बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। कौन सा? सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो विश्व हवाई अड्डा, याद रखना, रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा, ध्यान रखिएगा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब शिपिंग कॉरिडोर के लिए क्या किया है? भारत सिंगापुर ने हस्ताक्षर किया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। तो एआई तैयारी सूचकांक में, याद रखना, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में 2023 में सिंगापुर क्या था? शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में, याद रखना, सिंगापुर शीर्ष पर रहा, ये बात याद रखना। भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। कहाँ पे? बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, ये भी बात आपको ध्यान रखना। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स, कौन सा? सिम्बैक्स, ये 32वां संस्करण का आयोजन किया गया, ये याद रखना। सिम्बैक्स का 32वां संस्करण का आयोजन किया गया भारत और सिंगापुर के बीच। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीडीएस जनरल अनिल चौहान सिंगापुर के सांगरी ला संवाद में 22वें संस्करण में भाग लिया, ये बात आपको ध्यान रखना। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025,
किस 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा, ये भी बात आपको ध्यान रखना। तो सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया, मतलब डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए भी हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिएगा सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। ये बिंदुओं को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? अगर बात करें तो महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग के लिए किसने समझौता किया है, ये बात आपको ध्यान रखना। किसने? जापान ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चापस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। याद रखना। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट, एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? किसके बीच महत्वपूर्ण खनिजों का सहयोग समझौता हुआ? जापान के मध्य हुआ है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको रखना है कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, याद रखिएगा, ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चापस्टिक से बना बाउल भेंट किया है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये सारे के सारे प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई। कौन सी? शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई, ये भी बात आपको ध्यान रखना। तो दारुमा गुड़िया याद रखना, दारुमा गुड़िया याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो दारुमा गुड़िया भेंट किसे की गई है? याद रखिएगा, जापान में। याद रखना, इंपॉर्टेंस है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दारुमा गुड़िया, ठीक है। कौन सी? दारुमा गुड़िया। फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा। फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में याद रखना, जापान क्या था? शीर्ष पर था, रहा। क्या था? जापान शीर्ष पर रहा। ये बात भी आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान क्या था? शीर्ष पर रहा, ये ध्यान रखना है। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। सी यूची ने, याद रखना, जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। ध्यान रखना, किसने? सी यूची ने। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर कहां पे आयोजित किया गया? टोक्यो में आयोजित किया गया। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट। माउंट सिन मोएडेक, अभी कल ही पढ़ाया था मैंने करंट में। माउंट सिन मोएडेक याद रखना, जापान के माउंट सिन मोएडेक याद रखना, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो माउंट सिन मोएडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, याद रखिएगा। कौन सा? माउंट सिन मोएडेक, याद रखना, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जापान के। ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट याद रखना? एक तो याद रखना, चापस्टिक से बना बाउल भेंट किया है किसके? जापान के प्रधानमंत्री इशिका सिगारू को। किसको? इशिका सिगारू को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको दिमाग में रखना है। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। कहां पे? टोक्यो में। ये बात आपको ध्यान रखना। माउंट सिन मोएडेक ज्वालामुखी कहां पे विस्फोट हुआ? ये जापान में विस्फोट हुआ, ये ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। हाल ही में कहां भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कहां पे किया गया है? इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो कहां पे? उत्तर प्रदेश में किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखते चलना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखते चलना है। तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू किया गया है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट, याद रखिएगा, नोएडा में शुरू किया गया है। ये याद रखिएगा, कहाँ पे? नोएडा में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास, याद रखिएगा, कहां पे? नोएडा में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। कौन सा? नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा काम किया है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना।
उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर याद रखना क्या परशुरामपुरी किया गया है, क्या परशुरामपुरी किया गया है, ये भी बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। ये बात भी आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू किया है। अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू किया है, ये याद रखिएगा। तो अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ये बात आपको ध्यान रखना। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी किसे बनाया गया? मेधा रूपम को बनाया गया है, ये भी बात आपको ध्यान रखना। तो नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम को बनाया गया है। किसे? मेधा रूपम को, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? याद रखना, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ये भी बात आपको ध्यान रखना। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा गया। किसके नाम पर? शुभांशु शुक्ला के नाम पर, ये बात आपको ध्यान रखना। तो शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा गया है, ये बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना। तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में शुरू किया गया, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। कौन सा? सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। क्या? कौन सा? परशुरामपुरी किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। कहाँ पे? गोरखपुर में हुआ। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को। किसे? सतीश कुमार को, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। विजया किशोर रहटकर कौन है? याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। जबकि समीर कामत कौन है? याद रखना, डीआरडीओ के प्रमुख हैं। जबकि अजय कुमार, याद रखना, यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। ये बात सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम सारी की सारी चीजों को बात करते हुए हैं। देखो, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार को बनाया गया। किसे? सतीश कुमार को बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उनका कार्यकाल याद 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ध्यान रखना। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। कब? 1905 में। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा है। कौन है? जया वर्मा सिन्हा है रेलवे बोर्ड की, याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन 2 स्टेशनों के बीच हुआ था? तो मुंबई और थाने के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मुंबई और थाने के बीच हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो चिनाव नदी में। कहाँ पे? चिनाव नदी में, जम्मू कश्मीर। ये भी बात आपको ध्यान रखना। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? चिनाव नदी पर, ध्यान रखिएगा। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है? याद रखना, भोलू हाथी। तो निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन सा है? याद रखना, भोलू हाथी, याद रखिएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो को याद रखना कहाँ पे शुरू की गई है? कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरू की गई है? याद रखिएगा, कोलकाता में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में शुरू की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, याद रखिएगा, कहाँ पे? हरियाणा में शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर
नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। कौन सा? नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का, अच्छा यहाँ तो हो गया ये चीज, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस शहर में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन किया गया है? मतलब इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास प्लांट हैज बीन इनागुरेटेड। याद रखिएगा, तो कहाँ पे? नोएडा में किया गया। कहाँ पे? नोएडा में। ये बात आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो भारत किस शहर में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास का प्लांट का उद्घाटन किया गया है? याद रखना, कहाँ पे किया गया है? नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे बात करें तो कि भारत के पहले महिला आधारित फूड हब कहाँ पे? मुंबई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के पहले महिला आधारित फूड हब, याद रखिएगा, कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे बनाया गया? मुंबई। भारत की पहले महिला आधारित फूड हब कहाँ पे? मुंबई में बनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखना। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये भी बात आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। तो भारत का पहला पशु स्टेम सेल बैंक कहाँ? याद रखना, बायो बैंक हैदराबाद में। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा? दिल्ली। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? दिल्ली है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, याद रखना, वाराणसी। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कौन सा है? याद रखिएगा, वाराणसी। ये भी बात आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो दुनिया की सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, याद रखना, वाराणसी। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, याद रखना, सूरत। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, याद रखिएगा, कौन सी है? सूरत। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? सूरत, याद रखना। भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी? अमरावती। भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कौन सी है? याद रखिएगा, अमरावती। कौन सी? अमरावती। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। यूनेस्को सिटी, यहाँ पे ध्यान रखना, यूनेस्को सिटी ऑफ गास्ट्रोनॉमी में नामांकित कौन है? लखनऊ। कौन सा शहर? लखनऊ। यूनेस्को सिटी ऑफ गास्ट्रोनॉमी में नामांकित, याद रखिएगा, कौन सा शहर? लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी? लखनऊ, याद रखना। भारत की पहली नाइट सफारी, याद रखिएगा, कौन सा है? याद रखिएगा, लखनऊ। तो भारत की पहली नाइट सफारी कौन सी है? लखनऊ, याद रखिएगा। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क? दिल्ली। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क, याद रखना, दिल्ली। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। देश की पहली सोलर सिटी, याद रखना, सांची। देश की पहली सोलर सिटी कौन सा है? याद रखिएगा, सांची। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो भारत के पहले महिला आधारित फूड हब, याद रखना, मुंबई में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। तो कहाँ पे खोला गया है स्टेम सेल बायो बैंक? हैदराबाद में। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा? नई दिल्ली। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा? नई दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। ये भी बात आपको दिमाग में रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में याद रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पे? सूरत में। भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ पे? अमरावती। कहाँ पे? अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गास्ट्रोनॉमी में नामांकित कौन हुआ है? लखनऊ। ध्यान रखिएगा। भारत की पहली नाइट सफारी
लखनऊ ध्यान रखना। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किस देश ने नेपाल को हराकर सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ये बात आपको ध्यान रखना होगा। हु एमंग द फॉलोइंग डिफीटेड नेपाल टू विन द स्टॉफ अंडर 17 वोमेन्स ट्रांस चैंपियनशिप? याद रखिएगा कौन? वोमेन चैंपियनशिप। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि हु एमंग द फॉलोइंग डिफीटेड नेपाल टू विन द सैफ अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप? तो कौन सा है याद रखना? भारत। कौन सा? भारत। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें और यहाँ पे कुछ बातों की चर्चा करें तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे? गोवा में। फिडे वर्ल्ड कप 2025 याद रखिएगा का कहाँ पे? गोवा में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट। दूसरा, डायमंड लीग 2025 याद रखना, नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग याद रखना 2025 नीरज चोपड़ा। ये भी बात आपको ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल का भारत तोलन चैंपियनशिप 2025 स्वर्ण पदक कौन है? मीराबाई चानू। कौन? स्वर्ण पदक याद रखिएगा मीराबाई चानू। ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे। तो राष्ट्रमंडल भारत तोलन चैंपियनशिप याद रखिएगा 2025 स्वर्ण पदक विजेता याद रखना कौन है? मीराबाई चानू है। ये बात आपको ध्यान रखना। डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा याद रखना सिल्वर पदक जीता। फिडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा में। कहाँ पे? फिडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कजाकिस्तान में हुआ है, याद रखना। और मनु भाकर ने इसमें कांस्य पदक। मनु भाकर क्या शूटर की खिलाड़ी हैं? ये बात आपको ध्यान रखना। मनु भाकर किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार में आयोजित एशिया एबी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता किसने? चीन ने। किसने जीता? चाइना ने जीता। ये बात आपको ध्यान रखना। तो बिहार में आयोजित एशिया एबी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? चाइना ने जीता। ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? रोहित कृष्णा। कौन बने हैं? रोहित कृष्णा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन बने हैं? रोहित कृष्णा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन? हाल ही में 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ध्यान रखना, रोहित कृष्णा। कौन? रोहित कृष्णा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? बैंकॉक थाईलैंड। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड। बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? याद रखिएगा बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। ये बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। हाल ही में आयोजित साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने। किसने? तान्या हेमंत ने। तो हाल ही में आयोजित, याद रखना, साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने जीता। किस देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? चीन में। कहाँ पे? विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? चाइना में किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो किस देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? याद रखना कहाँ पे? चाइना में किया जाएगा। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना? फिडे वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे? गोवा में। डायमंड लीग 2000 याद रखना 2025 नीरज चोपड़ा। राष्ट्रमंडल भारत तोलन चैंपियनशिप 2025 स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। ध्यान रखिएगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कजाकिस्तान। याद रखना मनु भाकर कांस्य पदक जीता। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 याद रखना 7 महिला चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? चाइना ने जीता। यह ध्यान। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? रोहित कृष्णा। कौन बने हैं? रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किस देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? याद रखना कहाँ पे? चाइना में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य बना है मध्य प्रदेश। देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य कौन सा बना है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बना है। कौन सा? मध्य प्रदेश बना है। देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य बना है। कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है, ध्यान रखिएगा। 12,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों को उत्पादन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उत्पादन किया है, ध्यान रखना। तो 12,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों। वर्षों में प्रदेश में टमाटर के रकबे 16,776 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य बना है। कौन सा? मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य बना है, बहुत इंपॉर्टेंट यार। मध्य प्रदेश में देश में सब्जी उत्पादन की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, सब्जी की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। जबकि जबकि याद रखना टमाटर की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, ध्यान रखिए। ऐसे प्रश्न इकोनॉमिक्स सर्वे में भी दिए रहते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है सारे बिंदुओं को, इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। चले अगला देखें। जीएसटी में बदलाव लागू होने पर राज्यों को हो सकता है 4 लाख करोड़ का लाभ। मतलब जीएसटी में बदलाव की बात करने का बात है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना। ठीक है, 4 तरह की जीएसटी लगाई जाती है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। इसी के लिए इसको जीएसटी परिषद के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखना, वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखिएगा, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, और वित्त मंत्री होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे। तो जीएसटी रेट्स और रूल स्लैब बदलने के बाद राज्यों को घाटा नहीं बल्कि फायदा होगा, ये मतलब बात चल रही है। तो थोड़ा सा ध्यान, जीएसटी के संबंध में न्यूज पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे मुद्दों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंटों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पुलिस आधुनिकीकरण बजट ना के बराबर, 2% शिकायतों में ही चार्जशीट, मतलब साइबर अपराध से निपट नहीं पा रही है पुलिस। मतलब याद रखना, ये साइबर अपराध ये टॉपिक है, मेंस में भी टॉपिक है, साइबर अपराध से कैसे निपटें। 12 राज्यों का पुलिस आधुनिकीकरण बजट शून्य है, केवल 2% शिकायतों में चार्जशीट दर्ज होती है। इसे मानसून सत्र में सांसदों ने बढ़ते साइबर अपराध की समस्या को गंभीर रूप से उठाया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 3 दर्जन से अधिक सवाल पूछे गए। सवाल यह है कि इनमें से निपटने के लिए हमारे पास कितनी तैयारी है। मतलब याद रखना, यहाँ पे साइबर अपराध से संबंधित ये सारी की सारी चीजें हैं। तो याद रखना, साइबर अपराध से निपट नहीं पा रही है पुलिस, ये बात आपको दिमाग में रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना। जैसे तैसे डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है और उससे कहीं तेजी से साइबर अपराधों की दर में वृद्धि हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मतलब साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो इनमें से तमिलनाडु, हरियाणा और गोवा को बजट मिला है साइबर अपराध को रोकने के लिए। मतलब साइबर अपराध लगातार, साइबर ठगी जैसे चीजें लगातार बढ़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको मेंस में निबंध में काम आ सकता है और मेंस के टॉपिक में भी काम आ सकता है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो ऐसे प्रश्न आपसे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर, एक मिनट, ये क्या? मेडिकल विशेषज्ञों के इंटरव्यू अच्छा ये दूसरी चीज है, सॉरी। यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे जीपीएस हैकिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स की दृष्टि से। मतलब हाल ही में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर के विमान को रूस द्वारा की गई कथित जीपीएस छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। इस घटना में एक बार फिर जीपीएस हैकिंग को चर्चा में ला दिया। आखिर ये जीपीएस हैकिंग क्या है और कैसे काम करता है? जीपीएस एक सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर का सटीक जानकारी देती है। और इसके लिए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 30 सैटेलाइट लगातार रेडियो सिग्नल भेजते हैं। जब मोबाइल कार या
हवाई जहाज जैसे उपकरण कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ते हैं तो डिवाइस आपकी लोकेशन, गति और समय का सही अनुमान लगा लेता है। याद रखना। तो जीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे मेंस की दृष्टि से पूछ, जीपीएस हैकिंग कैसे होती है ये भी आपको ध्यान रखना। ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों यूनिट 9 से जुड़ा हुआ, ध्यान रखना। जीपीएस हैकिंग का मतलब है डिवाइस के लोकेशन सिग्नल को बाधित या बदलना। इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं, याद रखना। ये सारे के सारे, जैसे एक जैमिंग है, याद रखना। ये जैमिंग हाई पावर रेडियो सिग्नल से असली जीपीएस सिग्नल ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिससे डिवाइस नो जीपीएस सिग्नल दिखाता है। ध्यान। एक होता है स्पूफिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्पूफिंग बहुत पूछा जाता है। नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर डिवाइस को गलत लोकेशन पर दिखाया जाता है, ये स्पूफिंग कहलाता है। ये प्रीलिम्स के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट को लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के लिए समय सीमा, राष्ट्रपति के लिए समय सीमा याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के लिए समय सीमा क्या है? संविधान की व्याख्या करेगा कोर्ट। राजनीतिक विवाद हो तो भी संवैधानिक सवालों का जवाब जरूरी, सुप्रीम कोर्ट। याद रखना। राष्ट्रपति के लिए समय, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। न्यायिक समीक्षा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और अदालतें संवैधानिक सवालों का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकती। मतलब जो संवैधानिक सवाल हैं उनको जवाब देने से इनकार नहीं कर सकती, याद रखना, भले ही विवाद राजनैतिक हो। यह टिप्पणी राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संवैधानिक रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान की गई। सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवाई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि वह सिर्फ संविधान की व्याख्या करेगी। मतलब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ये बात आपको भी पता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह रेफरेंस इस बात को लेकर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्य विधानसभा में पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के फैसले के लिए समय सीमा तय कर सकता है। तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार तक है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की फैसले न्यायिक समीक्षा के बाहर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर सकती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसमें, कौन से आर्टिकल में है? 143(1) में है। कहाँ पे? 143(1) में है, ये बात की गई है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ये सारे के सारे पॉइंट को ध्यान रखना। अभी अफगानिस्तान में भूकंप आया है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान में भूकंप आया है, ये 6 से अधिक तीव्रता की। अब ये भूकंप वाला टॉपिक ध्यान रखना। अभी तक 14,000 की मौतें, 3,000 घायल। भूकंप पीड़ितों में अधिकांश पाकिस्तान से निकाले गए अफगान शरणार्थी। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में रविवार को आए 6 की तीव्रता के भूकंप में मरने वाले की संख्या याद रखना, मंगलवार को बढ़कर कितना हो गए? 1400 के पार पहुंच। मतलब यहाँ पे याद रखना कितने, 6 की तीव्रता, कितनी तीव्रता है? 6 के। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए हैं। तो अभी हाल ही में कहाँ पे? अफगानिस्तान में भूकंप आया है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना होगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा। तो इन पॉइंटों को व्यवस्थित तरीके से आपको दिमाग में रखना है। इन पॉइंटों को व्यवस्थित तरीके से आपको दिमाग में रखना है। दिसंबर 2027 तक पूरे हो सिंहस्थ के काम। मतलब सिंहस्थ का आयोजन याद रखना 2028 में किया जाएगा। कहाँ पे? उज्जैन में किया जाएगा। कहाँ पे? उज्जैन में किया जाएगा, याद रखना। 194 करोड़ के 6 लेन से जुड़ेंगे छिपरा के सभी घाट, याद रखना। सिंहस्थ 2028 के लिए 2675 करोड़ रुपए के 33 कामों को सहमति मिली, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ से जुड़े सभी काम 2027 तक पूरे किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। तो 2028 में सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है।
कुनो और गांधी सागर में इसी महीने से जीरो वेस्ट टूरिज्म लागू किया जाएगा। मतलब इको और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखना। इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में 2 महीने में बड़े आयोजन होंगे। सस्टेनेबल टूरिज्म की अवधारणा के तहत इन आयोजन में बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग होगा। सिंगल यूज पॉलीथीन पर रोक रहेगी और जीरो वेस्ट नीति कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन की व्यवस्था होगी। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल केमिकल का ही उपयोग किया जाएगा। मतलब पर्यावरण के अनुकूल केमिकल का उपयोग किया जाएगा, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और अपर मुख्य सचिव शिखर शुक्ला ने मीडिया से चर्चा की। मतलब कुल मिला के जीरो वेस्ट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। याद रखना, किसी भी तरह के यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, पॉलीथीन की उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, ताकि पर्यावरण को नुकसान किसी भी तरह से ना हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाना। पीएम मित्र पार्क कहाँ पे खुलेगा? धार में, मध्य प्रदेश में खुलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। कौन सा? पीएम मित्र पार्क, याद रखना, धार में खुलेगा, मध्य प्रदेश। याद रखना कहाँ पे? माननीय प्रधानमंत्री जी का 5AF विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, याद रखिएगा, रखा गया है। और ये कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? ये धार में विकसित किया जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना। और इसमें केंद्रीय मंत्री कपड़ा मंत्रालय के गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहेंगे। ये बात आपको विशेष रूप से सारे के सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। तो पीएम मित्र पार्क याद रखना कहाँ पे? धार में बनाया जा रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भदभदा के गेट खुलने का अभिनय, मतलब याद रखना भदभदा कहाँ है? तालाब भदभदा, याद रखना ये कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में, कोलार के पास है, ठीक है, कोलार के पास है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो मैं आपको बता दूं, MPPSC 2025-26 का बैच चालू है। स्पेक्ट्रम IAS के चैनल को आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे आपको दिया गया नंबर है, यहाँ पे आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क साध लें और यहाँ पे आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो आपको बने रहना है, लगातार बने रहना है क्लासेस में। और मेरे द्वारा लगातार आपको करंट अफेयर्स कराया ही जा रहा है और आपको लगातार इन सब चीज़ों का अध्ययन करते चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।